हेलो एवरीवन। आज ये हमारा इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 है। इससे पहले एक पार्ट हमने करा दिया है और इकोनॉमिक्स की जो ये क्लासेज हैं थोड़ी डेप्थ में है, क्योंकि आजकल आयोग जो है अंदर से प्रश्न उठा रहा है, तो उसी प्रकार से हमने ये नोट्स बनाए हैं। इससे पहले भी हमने इकोनॉमिक्स की क्लास कराई थी, लेकिन वो बेसिक थी, उससे जो है अंदर से अब क्वेश्चन आने लगे हैं, तो इसलिए दोबारा करानी पड़ रही हैं। तो आज ये हमारी क्लास 2 है, तो बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखें। इसमें हम गरीबी और बेरोज़गारी ये दो टॉपिक जो है बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। जितने भी प्रश्न यहाँ से बनेंगे उनको हम अच्छे से इसमें कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। गरीबी जो है उसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे। तो गरीबी जो है उसको हम जो भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, अगर कोई व्यक्ति उसको पूरा नहीं कर पा रहा तो वो गरीबी की श्रेणी में आएगा। समय समय पर जो है इसकी अलग अलग डेफिनेशन जो है इतिहासकारों ने दी है, तो उन चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे। अलग अलग लोगों ने जो है इसके बारे में बताया है कि किस आंकड़े तक जो है लोगों को गरीब माना जाएगा। तो शुरू करते हैं। इसमें पहले देख लेते हैं गरीबी के दो प्रकार होते हैं। एक तो सापेक्षिक गरीबी होती है, एक होती है निरपेक्ष गरीबी। तो सापेक्षिक गरीबी क्या होती है कि जो विभिन्न आय वर्गों के बीच विषमता होती है। अगर हम इसको समझें तो इसमें क्या है कि मान लीजिए एक व्यक्ति 1 लाख रुपए महीना का कमा रहा है, एक व्यक्ति 10,000 रुपये महीना का कमा रहा है, तो इसके जो ये वाला व्यक्ति है ये इसके सापेक्ष गरीब है। तो इस प्रकार की गरीबी को कहते हैं सापेक्षिक गरीबी, मतलब इसकी सापेक्ष में ये व्यक्ति गरीब है। भले से ये गरीब नहीं है, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहा है, लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, इसके सापेक्ष देखा जाए, तो इसके सापेक्ष ये गरीब है। तो एक प्रकार की गरीबी ये होती है। दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है निरपेक्ष गरीबी। तो निरपेक्ष गरीबी क्या होती है? जो व्यक्ति भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन ज़रूरतों को अपना पूरा नहीं कर पाता, उससे कहते हैं हम निरपेक्ष गरीबी। तो ये दो प्रकार की होती हैं। तो भारत में इसी प्रकार की गरीबी को जो है माना गया है। अगर कोई व्यक्ति इन ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है तो वो निरपेक्ष गरीबी में आता है। तो भारत में निरपेक्ष गरीबी का ही प्रचलन है। सापेक्ष गरीबी को मापने की दो विधियाँ होती हैं। तो जो हमारी पहली वाली है उसको मापने की दो विधि होती हैं। पूछा जाता है, एक तो लॉरेंज वक्र होता है, एक होता है मिनी गुणांक। तो पूछा जाता है कि लॉरेंज वक्र और मिनी गुणांक किससे संबंधित हैं। तो ये सापेक्ष गरीबी को मापने के लिए काम में आती हैं। दो विधियां हैं। 1905 में मैक्स ओलोरेज ने जो है लॉरेंज वक्र दिया था, और 1912 में कोरोडो गिनी ने जो है मिनी गुणांक दिया था। अब थोड़ा थोड़ा इसके बारे में भी देख लेते हैं। निर्धनता की माप का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किसने किया था? तो ये किया था FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रथम महानिदेशक थे। कौन? आर बायड ने 1945 में जो है निर्धनता की माप का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो ये यहाँ से सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। आयोग जो है एक प्रश्न हर बार एग्जाम में जो है गरीबी या बेरोजगारी से पूछ रहा है, तो इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ते रहें। विकासशील देशों में पहला वैश्विक गरीबी अनुमान जो है किसने लगाया था? वो लगाया था 1990 में। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी एक, उसने विकासशील देशों में पहला वैश्विक गरीबी अनुमान लगाया था। अब थोड़ा लॉरेंज वक्र के बारे में देख लेते हैं। यह वक्र जो है 0 से 100 तक पर समाप्त होता है। 0 से 100 तक समाप्त होता है, ये रहा, ठीक है। समाज के लोगों की आय समान रूप से वितरित होती है तो 45 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब समाज के लोग हैं, अगर उनकी आय समान रूप से वितरित है तो ये हमारी सीधी रेखा आ जाती है। अगर उनमें विषमताएं हैं तो उस प्रकार से ही जो नीचे वाला वक्र है ये वाला वक्र बनता चला जाता है। तो अगर ये मतलब समान रेखा है, या ये वाला जो वक्र अगर इस पे आके मिल गया तो वो उसका मतलब है कि जो समाज के सभी व्यक्ति हैं उनकी आय क्या है? सभी की समान है। लेकिन ऐसा बहुत कमी से होता है। वक्र समता रेखा के जितना पास होगा विषमता उतनी ही कम होगी। तो सही बात है। अगर ये जो लॉरेंज वक्र है, तो अगर ये जितना नज़दीक चला जाएगा इसके, तो उतनी जो है लोगों की आय के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत कम होगा। ये जितना नीचे आएगा उतना ही ज़्यादा डिफरेंस होता चला जाएगा। तो ये है हमारा लॉरेंज वक्र, और इसका जो वो है किस किस के बीच में होता है? 0 से 100 के बीच में। आगे देखते हैं। अब आता है हमारा गिनी गुणांक। गिनी गुणांक क्या है? तो जी जो है वो छायांकित क्षेत्र और OB से नीचे का कुल क्षेत्र। तो इसको हम देख लेते हैं, इस वाले वक्र से ही पता चल जाएगा इसका। तो ये वाला जो छायांकित क्षेत्र है बटे कुल मिला के इसके नीचे का टोटल क्षेत्र, तो ये जो है इसका अनुपात जो है एक जी होता है। इसकी वैल्यू क्या आती है? जी। अब जी को कैसे डिफाइन करता है? अगर जी की वैल्यू है 0 तो प्रत्येक व्यक्ति की एक आय है। तो सिंपल है। अगर जी की एक वैल्यू आ रही है, मतलब जी की वैल्यू कितनी आ रही है? 0, तो प्रत्येक व्यक्ति को एक ही आय है।
और जी इक्वल्स 1 है तो एक ही व्यक्ति को पूरी आय है, मतलब यहाँ से जी का पता चल जाएगा। तो ये होता है हमारा गिनी गुणांक। गिनी गुणांक की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। तो 0 से 1 के बीच में जो है इसका आंकड़ा होता है। एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है, तो ये किसने कहा था, ये रेगनर नर्क्स ने कहा था। गरीबों के कुचक्र की व्याख्या यो किसने कहा था, तो ये प्रोफेसर नर्क्स ने, इन्होंने ही कहा था ये भी। तो ये दोनों स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब पढ़ते हैं भारत में गरीबी। तो भारत में गरीबी जो है वो निर्धनता माप निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। मैंने पहले ही कहा था कि निरपेक्ष गरीबी जो है उसके आधार पर जो है भारत में गरीबी का मापन किया जाता है। ये प्रश्न अभी आयोग ने पूछा हुआ था कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी जो है वो किसने दिया था, तो ये योजना आयोग ने दिया था सबसे पहले 1962 में। ये स्टेटमेंट जो है योजना आयोग ने दे रखा है। और जितनी भी समितियां बनी हैं वो योजना आयोग ने ही बनाई हैं। तो योजना आयोग इसका राइट आंसर था जो ये आयोग ने प्रश्न पूछा था। तो अगर कोई 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी पाने में असमर्थ है तो वो जो है गरीबी की श्रेणी में आएगा। भारत में निर्धनता रेखा का पहला प्रयास योजना आयोग ने 1962 में किया था। अब गरीबी की माप से संबंधित कुछ जो है समितियां बनाई गई थी, जैसे एक तो दांडेकर तथा रथ, BS मिन्हास, PD ओझा, प्रणब वर्धन, IJ आहूलवालिया और SP गुप्त। ये व्यक्ति जो हैं गरीबी की मापन से संबंधित हैं। तो सारे को आप याद रखें, इसमें पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति जो है गरीबी से संबंधित था। उसके बाद ये कुछ समिति थी जो क्रम से आप पढ़ लीजिए, बाइके अलग हो गया, लकड़वाला हो गया, सुरेश तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, ये चारों जो हैं क्रम से, इनके आंकड़े अभी हम आगे पढ़ेंगे। और योजना आयोग और वित्तीय आयोग भी जो है गरीबी से संबंधित डाटा देते हैं। इन चारों समिति का गठन किसने किया, तो कौन करता है इसका गठन, योजना आयोग। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब भारत में गरीबी का निर्धारण का आधार जो है किस पर किया जाता है, तो उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। मतलब कौन व्यक्ति जो है कितना व्यय कर रहा है वो गरीबी का निर्धारण करते हैं, उसके आधार पर। बेरोजगारी का भी जो है इसी आधार पर किया जाता है। दांडेकर रथ फार्मूला क्या था, तो उन्होंने 1971 में वैज्ञानिक तरीके से गरीबी का निर्धारण किया था। पूछा जा सकता है कि वैज्ञानिक तरीके से गरीबी का निर्धारण किसने किया था, तो वो क्या था, दांडेकर रथ फार्मूला। निर्धारण क्या है, 2250 कैलोरी पर डे व्यक्ति जो है उसको मिलना चाहिए, तब अगर वो गरीब की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर इससे कम मिल रहा है तो वो गरीब की श्रेणी में आएगा। दादा भाई नौरोजी ने गरीबी के मापन के को जीने की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से लगाया था। तो दादा भाई नौरोजी ने भी स्टेटमेंट दिया था ये। अब चारों जो समिति हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ें। बाइके अलग समिति 1977 में गठित हुई, 1979 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो इसका आधार क्या था, कैलोरी था। शहरी 2100 कैलोरी पर डे और ग्रामीण 2400 कैलोरी पर डे। तो ये योजना आयोग ने 1962 में पहले ही दे दिया था। तो बाइके अलग समिति ने भी इसको अपनाया। अब आता है लकड़ावाला समिति जो है 1989 में गठित हुई, 1993 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। इसमें क्या क्या है कि मूल्य स्तर के आधार पर प्रत्येक राज्य में गरीबी अलग अलग होती है। सही बात है, किसी राज्य में गरीबी अलग होगी, किसी में अलग होगी। अलग अलग सूचकांक प्रत्येक राज्य का जो है वो किसने दिया था, तो वो दिया था लकड़ावाला समिति ने। इन्होंने कहा था कि हर राज्य की जो है गरीबी अलग अलग होती है। तो 35 गरीबी रेखाएं होंगी। गरीबी मापने के लिए जो है CPI का प्रयोग किया जाता है। तो कैपिटल पर इनकम जो है, प्रति व्यक्ति आय जो है वो गरीबी मापने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, शहरी क्षेत्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो मतलब ग्रामीण में कृषि होती है और शहरों में उद्योग होते हैं, तो उनके आधार पर जो है मूल्य सूचकांक के आधार पर जो है लकड़ावाला समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी। अगर पूछा जाए कि बाइके अलग ने किस पे दी थी, तो उन्होंने 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी पे दी थी। जबकि लकड़ावाला समिति ने क्या कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि क्षेत्र में, और शहरी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक क्षेत्र में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब तीसरी पढ़ते हैं हम, सुरेश तेंदुलकर और रंगराजन समिति। इनका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इन्होंने जो है मासिक खर्च के आधार पर कहा था कि ग्रामीण में अगर कोई मासिक खर्च 816 रुपये कर रहा है, तो अगर इससे नीचे कर रहा है तो वो गरीब है, अगर इससे ऊपर कर रहा है तो वो सही है। शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये, 2005 में गठन हुआ इसका, 2009 में इसने रिपोर्ट दी। तो 816 रुपये
और शहरी क्षेत्र में 1,000 रुपये मिनिमम जो है खर्च होना चाहिए। यहाँ से ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया कि सुरेश तेंदुलकर समिति के आधार पर जो है कितने व्यक्ति जो है कितने % लोग जो है गरीबी से नीचे भारत में जी रहे हैं, तो वो हैं 21.9। जबकि रंगराजन समिति के अनुसार ये आंकड़ा कितना है, तो वो है 29.5। तो दोनों आपको याद रखने हैं कि सुरेश तेंदुलकर समिति के आधार पर कितने प्रतिशत लोग 21.9% लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे थे, जबकि रंगराजन समिति के अनुसार कितने लोग थे, 29.5% लोग जो हैं गरीबी से नीचे थे। तो अब बात करते हैं, एक चीज़ आपको यहाँ पे ये भी याद रखनी है कि ये जो आंकड़ा है 21.9 का, ये 2011-12 के आधार पर है, जबकि 2004-5 में इसी समिति के अनुसार जो है 37.2% लोग जो है गरीबी से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। तो 2004-5 में मतलब इसके दो आंकड़े हैं, एक तो 2004-5 के आधार पर और एक है 2011-12 के आधार पर। तो 2011-12 में 21.9% लोग और 2004-5 में हैं 37.2% लोग, लेकिन 21.9 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब रंगराजन समिति की बात करते हैं, तो 2011-12 जो है इसमें भी उस समय रिपोर्ट दी थी रंगराजन समिति ने। तो इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 2009 के आसपास इसका गठन हुआ था। 29.5% लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे थे, किसकी समिति के अनुसार, रंगराजन समिति के अनुसार 2011-12 के आसपास। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 30% लोग लगभग गरीब हैं और 972 रुपये मासिक आय जो नहीं कर पा रहा, मतलब 972 रुपये का खर्च नहीं कर पा रहा, तो वो ग्रामीण में गरीब था। जबकि शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये ये आंकड़ा था। और शहरी क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोग गरीब थे, तो 26.4% लोग गरीब थे। भारत में गरीबी जो है इसी रिपोर्ट के आधार पर जो है आज कल अनुमानित है। अब इन दोनों का थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। तेंदुलकर की एक तो 2004-5 में आंकड़े थे, एक 2011-12 में आंकड़े थे। तो ग्रामीण जो हैं 41.7% लोग ग्रामीण गरीब थे और शहरी क्षेत्र में 25.7। जबकि रंगराजन की जो रिपोर्ट आई थी 2011-12 में, तो 30.9% लोग ग्रामीण उसमें गरीब थे। इसी प्रकार जो है शहरी की बात करें तो 25.7 जो है 2004-5 में शहरी लोग गरीब थे। 2011-12 में आंकड़ा बढ़ गया तो 13.7% लोग जो है गरीब थे। अब कुल की बात करें तो 2004-5 में तेंदुलकर समिति के अनुसार 37.2% लोग, 2011-12 में 21.9% लोग, तो ये इंपॉर्टेंट है। और रंगराजन समिति के अनुसार कुल जो है वो 29.5% लोग गरीब थे, किस आंकड़े के अनुसार, 2011-12 के। अब देखते हैं योजना आयोग ने NSSO सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार आंकड़ों को जारी किया था 2013 में। ये जो 68वां दौर था, मतलब NSSO का जो था 68वां दौर था, उसके जो सापेक्ष गरीबी कितनी थी, वो थी 21.92%, जो तेंदुलकर फॉर्मूले पर आधारित थी। तो तेंदुलकर के अनुसार भी जो है 21.9% थी, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। देश में निर्धन लोग कितने थे, तो उस समय 26.93 करोड़, तो ये प्रतिशत में नहीं है, ये संख्या में है। तो उस समय जो है 2011-12 में 26.93 करोड़ लोग जो है गरीब थे। NSSO की नई परिभाषा में विश्व बैंक के $1.9 प्रति डॉलर के अनुसार 12.4% जो है गरीब लोग इस समय हैं। तो ये हमारी गरीबी कंप्लीट हो गई। और हैं एक दो फैक्ट, उसको भी देख लेते हैं। सर्वाधिक गरीबी 2011-12 के अनुसार NSSO के 68वें दौर के आंकड़े जो थे 2011-12 में आए थे, उसमें सबसे ज़्यादा गरीबी किस में थी, तो छत्तीसगढ़ जो है सबसे ज़्यादा गरीब था, उसके बाद झारखंड और उसके बाद मणिपुर। जबकि सबसे कम किस में था, तो सबसे कम गोवा में, उसके बाद केरल और उसके बाद हिमाचल। मतलब गोवा में सबसे कम, उसके बाद केरल, उसके बाद हिमाचल। 5.9% सबसे कम जो है गोवा में था उस समय। योजना आयोग के द्वारा नियुक्त भगवती अब इसको हम बेरोजगारी को देख लेते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं बेरोजगारी। गरीबी हमने सब पढ़ लिया है, उससे जितने भी फैक्ट हैं वो आपको हमने बता दिए। अब शुरू करते हैं बेरोजगारी। 15 से 65 वर्ष के जो इच्छुक व्यक्ति को भी अगर काम नहीं मिलता, मतलब कोई 15 से 65 वर्ष के बीच का व्यक्ति है और कोई किसी निर्धारित मजदूरी पर भी वो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा, तो वो बेरोजगारी की श्रेणी में आता है। इसमें भी दो प्रकार की होती है, एक तो इच्छिक होती है, एक होती है अनैच्छिक। मतलब कोई मजदूरी प्रचलित है, मान लीजिए 100 रुपये पर डे के सबको दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति उस पर काम नहीं करना चाहता, तो वो अपनी इच्छा के अनुसार बेरोजगार है। ठीक है, तो उसे इच्छिक बेरोजगारी हो गया।
जबकि अनैच्छिक का क्या मतलब है कि जो मजदूरी है 100 रुपये पर डे, तो कोई व्यक्ति जो है 100 रुपये पे भी काम करने को तैयार है लेकिन उसे फिर भी काम नहीं मिल रहा, तो वो होती है अनैच्छिक बेरोजगारी। अब अदृश्य कुछ और प्रकार की भी बेरोजगारी होती है, उसको भी देख लेते हैं। अनैच्छिक जो अदृश्य और प्रच्छन्न बेरोजगारी होते हैं उसे क्या कहते हैं? ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब कहीं जो है 5 व्यक्तियों का काम है लेकिन वहाँ पे 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो वो एक प्रकार की बेरोजगारी जो कहलाती है वो अदृश्य प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। मतलब वो दिखाई नहीं देती, लेकिन मान लीजिए 100 रुपये में 5 लोग काम कर रहे हैं तो 20-20 रुपये सब पे पड़ेंगे, लेकिन अगर 10 व्यक्ति वहीं काम करेंगे तो 10-10 रुपये सब पे पड़ेंगे, तो 10 रुपये में उनका खर्चा नहीं चल रहा, तो वो एक बेरोजगारी की श्रेणी में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से अदृश्य प्रच्छन्न बेरोजगारी वही होती है कि जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम करते हैं। सीमांत उत्पादन शून्य होता है, कृषि में इसकी प्रधानता है। सर्वप्रथम जॉन रॉबिन्सन ने जो है 1936 में इसकी व्याख्या की थी। अब मान लीजिए 1 बीघे में 50 कुंटल गन्ना हो रहा है, ठीक है। अगर 5 व्यक्ति वहाँ पे काम करके कर रहे हैं तो भी 50 कुंटल ही गन्ना होगा, अगर 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो भी 50 कुंटल ही गन्ना होगा। तो इसलिए सीमांत उत्पादन जो होता है वो शून्य होता है, कि मतलब व्यक्ति के फालतू हो जाने से उत्पादन का फालतू नहीं होता। ये कृषि में इसलिए दिखाई देती है क्योंकि कृषि में जो है जितनी उत्पादन होता है उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। सर्वप्रथम जॉन रॉबिन्सन ने 1936 में जो है इसको एक्सप्लेन किया था। मौसमी बेरोजगारी क्या है कि मौसम के अनुसार ही काम मिलता है, कि मान लीजिए आपको बरसात जब होती है तो उस समय काम नहीं मिलता, तो वो मौसम के अनुसार ही काम मिलता है। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है कि तकनीकों के बढ़ने के कारण योग्यता न होने के कारण दीर्घकालीन होती है। मतलब तकनीकी बढ़ रही है, जैसे आजकल डिजिटल चल रहा है तो कंप्यूटर, तो अगर किसी को कंप्यूटर का काम आता है तो वो ही उस काम को कर सकता है, ना कि कोई ऐसा व्यक्ति करेगा कि जिसे कंप्यूटर नहीं आता। तो उसके कारण भी जो है बेरोजगारी बढ़ रही है। भारत में इसी बेरोजगारी का प्रचलन है। चक्रीय बेरोजगारी की बात करें तो मांग में कमी के कारण उत्पन्न होती है। मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आज तो 10 व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ रही है किसी काम के लिए, फिर ठीक है, फिर एक हफ्ता जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर उसकी अचानक से ज़रूरत पड़ गई फिर से 10 व्यक्तियों की, तो ये होती है चक्रीय बेरोजगारी। तो इसमें क्या होता है कि ये अल्पकालीन होती है, मतलब ये पता नहीं होता कि कब एकदम से व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ जाए, कब एकदम से काम मिल जाए, तो वो होती है चक्रीय बेरोजगारी। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, 5वीं योजना का लक्ष्य जो था वो रोजगार परक समृद्धि था। जो 5वीं योजना थी, पंचवर्षीय योजना, 1973 में कमेटी गठित की गई थी। तो भगवती कमेटी किससे संबंधित है? तो भगवती कमेटी जो है वो बेरोजगारी के आंकड़े से संबंधित है। और IRDP, TRBSEM, RLEGP, NREP, इनका गठन इस समय हुआ। ये सब जो है बेरोजगारी को मिटाने के लिए जो है ये कार्यक्रम शुरू किए गए थे। अब बात करते हैं आगे। योजना आयोग के द्वारा नियुक्त भगवती कमेटी ने 3 धारणाएं दी थी। तो ये प्रश्न UKSSC ने एक बार पूछ रखा है, तो वो यहाँ से पूछा हुआ है प्रश्न, इसको आप समझिए। इसमें क्या होता है कि बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो 3 स्थिति में लगाए जाते हैं, सामान्य स्थिति, चालू साप्ताहिक और चालू दैनिक। तो इसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछा था कि इसमें जो है बेरोजगारी के आंकड़े किस आधार पर नहीं कैलकुलेट किए जाते। तो सामान्य स्थिति का मतलब है कि एक वर्ष की बात हो रही है यहाँ पे, साप्ताहिक की बात है तो एक सप्ताह की बात हो रही है, और दैनिक की बात है तो एक दिन की बात हो रही है। तो वहाँ पे ऑप्शन जो है एक महीना भी था, तो इसमें एक महीना नहीं आएगा। तो आपको क्या याद रखना है, एक वर्ष, सप्ताह और दिन, इन तीनों आधार पर जो है बेरोजगारी के आंकड़े लगाए जाते हैं, तो महीना उसमें नहीं आता। तो इसे क्या बोलते हैं? एक तो यूजुअल स्टेटस, US बोलते हैं, इसे बोलेंगे हम CWS, करंट वीकली स्टेटस, और इसे बोलेंगे हम CDS, तो करंट डेली स्टेटस। ठीक है, तो ये जो है 3 आधार पर इसको कैलकुलेट किया जाता है। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सामान्य स्थिति क्या है? 365 दिन में से अगर 183 दिन अगर व्यक्ति बेरोजगार हो तो वो बेरोजगारी की श्रेणी में आएगा, अगर 183 दिन कम से कम वो बेरोजगार हो। ठीक है, साप्ताहिक में क्या होता है कि पिछले 7 दिन में उसने एक भी घंटा काम ना किया हो तो उसे रोजगार में, मतलब 1 घंटा भी उसने काम किया हो तो उसे रोजगार में माना जाएगा। मतलब 7 दिन में 1 घंटा भी अगर उसने काम किया है तो उसे रोजगार में माना जाएगा, मतलब इसे अल्प रोजगार माना जाएगा, ना कि पूर्ण रोजगार। अब दैनिक की बात करें, अगर 4 घंटे उसने काम किया एक दिन में तो उसे पूर्ण रोजगार में माना जाएगा, अगर उसने 1 घंटा भी काम नहीं किया तो उसे बेरोजगार माना जाएगा। तो ये 3 आंकड़े जो है 3 आधार पर निकलते हैं, एक तो वर्ष के आधार पर, एक सप्ताह के आधार पर और एक दिन के आधार पर। इसमें महीना नहीं होता, इसको आप याद रखें। NSSO प्रत्येक 5 वर्ष पर आंकड़े जारी करता है।
तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूएस, ये वार्षिक रेट हो गई। CWS पर्सन रेट, इससे पर्सन रेट निकलती है। और CDS जो है इससे टाइम रेट निकलती है। तो ये जो तीनों आंकड़े हैं ये जो है बेरोज़गारी निकालने के लिए इस आधार पर जो है इस आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं। तो यूएस जो है हमारा यूजुअली स्टेटस हो गया, करंट वीकली स्टेटस और करंट डेली स्टेटस। तो इससे जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकलती है, इससे पर्सन रेट निकलती है और इससे टाइम रेट निकलती है। तो इससे बेरोजगारी के आंकड़े कैलकुलेट किए जाते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में करंट डेली स्टेटस की ज़रूरत पड़ी थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तो ये आज हमारे गरीबी और बेरोजगारी 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। और एक यहाँ से प्रश्न और आ सकता है कि बेरोजगारी के आंकड़े जारी कौन करता है? तो NSSO जो है ये बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी। जबकि CSO जो है 1951 में गठित हुआ था, ये राष्ट्रीय आय की गणना करता है। लेकिन 2019 में जो है इन दोनों का आपस में विलय करके सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया है। उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो आज ये हमारे 2 टॉपिक कवर हो गए। और इससे पहले भी हमने एक अर्थव्यवस्था की वीडियो बना रखी है। इसी प्रकार से 7-8 वीडियो में लगभग हम पूरी इकोनॉमिक्स अच्छी सी ख़त्म कर देंगे। जो आयोग के प्रश्न बनते हैं वो सब यहीं से बनेंगे। एक बार इसको आप अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।